1991 मैड्रिड। एक मासूम सी लड़की, एक स्कूल की छात्रा, और एक ऐसी गलती जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। आज हम नेटफ्लिक्स की उस फिल्म में परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर सबसे डरावनी फिल्मों में गिना जाता है, वेरोनिका। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म डर पैदा करने के लिए करती क्या है। सही। ये हमारे दिमाग के साथ कैसे खेलती है और क्यों इसका असर फिल्म खत्म होने के बाद भी बना रहता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक अनसुलझी घटना पर। बिल्कुल, और यही बात इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो चलिए फिर इस कहानी के उस अंधेरे तहखाने में उतरते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। फिल्म की शुरुआत ही वो आपको सीधे एक असली पुलिस इमरजेंसी कॉल के बीच में फेंक देती है। हाँ। एक पुलिस वाला है जो घबराहट में अपने ऑफिसर को बता रहा है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। और फिर हम एक लड़की की कांपती हुई आवाज सुनते हैं, वेरोनिका। हाँ, और बस वहीं से दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये बहुत ही चालाक तरीका है शुरू करने का, कहानी के बीच से। हाँ, इसे इन मीडिया रेज कहते हैं। दर्शक को कोई आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है, बस सीधे एक्शन और तनाव में डाल दिया जाता है। और क्योंकि ये एक असली पुलिस कॉल का हिस्सा है, हमारा दिमाग इसे एक कहानी की तरह देखना बंद कर देता है। सही बात है, ये एहसास कि ये सच में हुआ था। बिल्कुल। और इसके बाद कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है और हम वेरोनिका की दुनिया से मिलते हैं। वो कोई आम टीनेजर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता की मौत हो चुकी है, माँ काम पर रहती है और घर की पूरी जिम्मेदारी वेरोनिका पर है। वो अपनी छोटे भाई बहनों के लिए माँ जैसी है। और शायद इसी बोझ तले दबकर वो अपनी दो दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में एक वीजा बोर्ड खेलने का फैसला करती है। और उसका मकसद ये समझना बहुत जरूरी है, उसका मकसद बहुत ही मासूम है। हाँ। वो किसी शैतान को नहीं बुलाना चाहती, वो तो बस अपने मरे हुए पिता से एक बार बात करना चाहती है। लेकिन एक मिनट, ये वीजा बोर्ड वाला आइडिया तो हॉरर फिल्मों में इतना इस्तेमाल हो चुका है कि अब वो उतना डरावना नहीं लगता है ना। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ फर्क है इरादे का और संदर्भ का। अच्छा। ज्यादातर फिल्मों में किरदार मजे के लिए या किसी बुरी नीयत से ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ वेरोनिका की मंशा बहुत ही दुख भरी है। वो एक थकी हुई बच्ची है जो बस अपने पिता को याद कर रही है। ये उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि एक दुखद गलती बन जाती है। बिल्कुल। और इसीलिए जब चीजें गलत होनी शुरू होती हैं तो हमें उसके लिए गुस्सा नहीं आता, हमें डर लगता और हमदर्दी होती है। वो अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल देती है जिसे खोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। और दरवाजा खुलते ही सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही वो खेल शुरू होता है, सूर्य ग्रहण लगता है और वेरोनिका का शरीर अकड़ने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। और जब वो घर वापस आती है तो वो अकेली नहीं होती। यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। हाँ, और फिल्म हमें दिखाती है कि डर का सिर्फ उछल कूद वाले जंप स्केयर्स नहीं होता। निर्देशक पाको प्लाजा वो तनाव और माहौल बनाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, मुझे याद है घर में अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। रात को अचानक दरवाजे खुल जाते हैं, गद्दे पर किसी के बैठे होने का निशान। हाँ, और वो शीशों में अजीब परछाइयां दिखना। सच कहूं तो वो शीशे वाला सीन देखने के बाद मैंने कुछ दिनों तक अपने घर के शीशों की तरफ ठीक से देखा भी नहीं था। मैं समझ सकती हूँ। और फिर वो काली परछाई जो सिर्फ वेरोनिका को ही दिखती है। और ये सब जिस तरह से फिल्माया गया है वो शानदार है। आप ध्यान दें कि शुरुआत में यह घटनाएं बहुत हल्की होती हैं। निर्देशक जानबूझकर कैमरा वेरोनिका के बहुत करीब रखते हैं, जिससे हमें दुनिया सिर्फ उसकी नजरों से दिखती है। हम वही महसूस करते हैं जो वो महसूस कर रही है। तो एक तरह से हम भी उसके साथ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सच में हो रहा है या ये सब उसके दिमाग का वहम है। बिल्कुल। फिल्म का असली डर इसी सवाल में छिपा है, सच्चाई और वहम के बीच की वो धुंधली लकीर। अच्छा, क्या ये कोई भूत प्रेत है या फिर एक थकी हुई तनाव में जी रही लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है? और साउंड डिजाइन इस बेचैनी को और भी बढ़ा देता है। हाँ, साउंड, मैंने गौर किया कि कई डरावने सीन्स में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं होता, खामोशी होती है। सही पकड़ा। जब वेरोनिका घर में अकेली होती है तो हमें सिर्फ घर की आम आवाजें सुनाई देती हैं। फ्रिज की धीमी आवाज, घड़ी की टिक टिक। हाँ। ये साधारण आवाजें इतनी तेज और साफ सुनाई देती हैं कि वो खामोशी ही डरावनी लगने लगती है। दर्शक खुद उस खामोशी में किसी अनहोनी आवाज का इंतजार करने लगता है। ये खामोशी किसी भी डरावने संगीत से ज्यादा खौफ पैदा करती है। इसी को मनोवैज्ञानिक डर कहते हैं, जो धीरे धीरे आप पर हावी होता है। जब वेरोनिका को लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है तो वो डॉक्टर के पास भी जाती है, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं।
और ये कहानी का एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। जब तर्क और विज्ञान फेल हो जाते हैं तब इंसान को वो मानना पड़ता है जिसे वो नकारना चाहता है। उसे मानना पड़ता है कि वो किसी ऐसी शक्ति का सामना कर रही है जो उसकी समझ से बाहर है, और ये एक भयानक एहसास है कि वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली है। और यही उसे समझ आता है कि उसने उइजा बोर्ड से अपने पिता को नहीं बल्कि किसी भयानक दानवी शक्ति को अपने घर में बुला लिया है। हाँ, अब उसका एक ही मकसद है, किसी भी तरह अपने छोटे भाई बहनों को उस बुरी आत्मा से बचाना। यहाँ से फिल्म वेरोनिका के अकेलेपन और बढ़ते डर को बहुत ही असरदार ढंग से दिखाती है। वो अपने भाई बहनों के चारों तरफ सुरक्षा के लिए अजीबोगरीब निशान बनाती है। हाँ, वो उन्हें अपने साथ सुलाती है। लेकिन वो शक्ति हर गुजरते दिन के साथ और ताकतवर होती जाती है। अब वो सिर्फ परछाइयों तक सीमित नहीं है, अब वो चीज़ों को हिला सकती है, चोट पहुंचा सकती है। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब वेरोनिका पूरी तरह से हताश हो जाती है। उसे लगता है कि इस आत्मा को वापस भेजने का एक ही तरीका है, जिस खेल को अधूरा छोड़ा था उसे पूरा किया जाए। हाँ, वो अपने भाई बहनों के साथ मिलकर एक बार फिर से वही सेंस करने की कोशिश करती है। ये उसकी आखिरी एक हताश कोशिश होती है। उसने जिस दरवाजे को अनजाने में खोला था अब वो उसे जबरदस्ती बंद करने की कोशिश कर रही है। और हम जानते हैं कि ये एक बहुत बुरा आइडिया है। बिल्कुल, लेकिन हम उसकी बेबसी भी समझते हैं। लेकिन फिल्म का अंत वो वाकई दिल दहला देने वाला है। कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे जानकर रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ जाती है। हाँ, हम यहाँ उसे बताकर मजा खराब नहीं करेंगे, लेकिन वो दर्शकों को पूरी तरह से हिला कर रख देता है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत है। इसकी असली ताकत उसका माहौल है, उसका एटमॉस्फेयर। इसमें जंप स्कैर्स बहुत कम है, लेकिन तनाव इतना ज्यादा है कि आप अपनी कुर्सी को कस कर पकड़ लेते हैं। वो डर आपके अंदर धीरे धीरे बैठता है और लंबे समय तक बना रहता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस डर को इतना असली बनाने में इस बात का भी बहुत बड़ा हाथ है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिल्कुल, ये फिल्म मैड्रिड पुलिस के एक वास्तविक अनसुलझे केस पर आधारित है जिसे वैलेकेस केस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो ये सच में हुआ था? हाँ, 1991 में एस्तेफानिया गुटियरेज लाजरो नाम की एक लड़की की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी, ठीक एक उइजा बोर्ड सेशन के बाद। उसके परिवार ने घर में अजीब घटनाओं की शिकायत की थी और पुलिस रिपोर्ट में भी ऐसी बातें लिखी हैं जिनका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। बाप रे, तो ये जानना कि ऐसी घटना सच में हुई थी और पुलिस भी हैरान थी, ये फिल्म के डर को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हाँ, ये इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भयानक संभावना बना देता है। यही बात इसके डर को इतना गहरा और परेशान करने वाला बनाती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म किसके लिए है, किसे देखनी चाहिए? ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सच्ची अलौकिक कहानियां पसंद है और जो हॉरर में खून खराबे के बजाय शुद्ध मनोवैज्ञानिक डर का अनुभव करना चाहते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपसे धैर्य मांगती है। ये धीरे धीरे अपना जाल बुनती है और जब आप उसमें फंस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। और अंत में हमारे स्रोत में एक सलाह भी दी गई है, एक चेतावनी की तरह। क्या? देखिए, लेकिन अकेले मत देखिए। सही है। और शायद इस पूरी बातचीत से हम एक और गहरा विचार अपने साथ ले जा सकते हैं। क्या? वो इसकी समीक्षा की आखिरी लाइन है, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो फिर कभी बंद नहीं होते। यह हमें इस बात पे सोचने के लिए मजबूर करता है कि कभी कभी मासूमियत में उठाए गए कदमों के परिणाम कितने गंभीर और हमेशा के लिए हो सकते हैं।